देखो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कोई सोर्स चार्ज है यहाँ पर। सोर्स चार्ज का मतलब एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, कोई चार्ज बॉडी भी हो सकती है। अब इसके आसपास का कुछ रीजन ऐसा होगा जिसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज एंटर करता है ना, एंटर कर रहा है, तो उसे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करेगा। यानी कि ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। दैट मीन्स द रीजन सराउंडिंग ए सोर्स चार्ज विद इन विच its electric effects can be experienced is called its electric field। एक दूसरी क्वांटिटी जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। अब देखना यहाँ पे सोर्स चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज आया है ना, तो इस पर क्या हो रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अगर इस क्यू नॉट की बजाय कोई यूनिट चार्ज होता तो उस पर जितना भी फोर्स लगता तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। तो अब आप देखो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द गिवन टेस्ट चार्ज। और वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि भाई ये भी सोर्स चार्ज है और ये भी टेस्ट चार्ज, हमने इसको नाम दे दिए हैं सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज इसलिए कहा है क्योंकि हम इस चार्ज को, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन है तो ये भी चार्ज। अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस क्यू नॉट को बहुत कम कर देना चाहिए। तो हम इसके साथ एक लिमिट लगा देते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए सोर्स चार्ज इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, electrostatic force per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge. This is the electric field intensity of a electric charge या source charge, ठीक है। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन पे आ जाओ। यूनिट्स देखो, यूनिट होती है, अब देख लो सीधी सी बात है, ई की जो यूनिट होगी फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया। एक और भी यूनिट होती है जिसको हम वोल्ट पर मीटर कहते हैं। ये वाली यूनिट कैसे आई ये हम आपको समझाएंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। दोनों इक्वलेंट हैं एक दूसरे के। और डायमेंशन देख लो, डायमेंशंस क्या होंगे। डायमेंशंस क्या होती हैं, देखो फोर्स MLT-2, चार्ज AT, कितना हो गया MLT-3A-1, ठीक है। MLT इसकी डायमेंशन हो गई। अब आते हैं हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो इसे। देखो आपने देखा, मान लो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी। देखो मान लो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जैसे यहाँ पर ये मान लो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लो इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ER। अब मान लो यहाँ पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, तो इस Q नॉट पर जो फोर्स लगेगा F इसकी वैल्यू होगी Q नॉट इंटू ER।
है ना। तो अगर भाई इसका मतलब क्या हो गया कि एक सोर्स चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा टेस्ट चार्ज लाए, तो वहाँ पर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो कुलाम फोर्स लग रहा है इस Q0 चार्ज पर किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से, तो उसको हम 2 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज कौन सा हो गया, पहला स्टेज हो गया कि ये जो सोर्स चार्ज है हमारा Q, ये सोर्स चार्ज है हमारा Q, ये क्या कर रहा है, एक अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड ER प्रोड्यूस करता है। ये तो पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या कहता है, दूसरा स्टेज कह रहा है कि ये जो ER है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर, सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर, ये क्या काम करेगा, उसी R डिस्टेंस पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर फोर्स को डिटरमाइन करेगा। और वो कितना फोर्स होगा, वो F = Q0 × ER के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रहा है। मतलब चार्ज और इधर भी चार्ज, और ये इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये है आपका। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। आ जाओ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मान लो ये एक सोर्स चार्ज है Q, और इसका सोर्स चार्ज मान लो ओरिजिन पॉइंट O है, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारा P, जहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, और ये है इसके बीच की डिस्टेंस दोनों की, इसको R वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F इधर लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। मान लो R वेक्टर है, तो Q से Q0 की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो R कैप होगा, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F = 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि Q0 अपॉन R² × R कैप। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E = कितना हो गया, F/Q0। तो डिवाइड कर दो, 1/4πε0 Q0 अपॉन R² × R कैप डिवाइडेड बाई Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 Q/R² और × R कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सही है। अब देखो, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है सीधा सीधा कि E जो है हमारा वो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इसको ऐसे मान लो जैसे कि कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बस केवल डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेंटर से डिस्टेंस R पर ही डिपेंड कर रहा है। जैसे ये हमारा स्फीयर है और चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब देखो, ये वाला पॉइंट, इसकी भी डिस्टेंस R है, इसकी भी डिस्टेंस R है, इसकी भी डिस्टेंस R है, इसकी भी डिस्टेंस, यानी जितने भी पॉइंट्स और भी पॉइंट्स होंगे बहुत सारे सब, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हर जगह अलग अलग होगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बिकॉज E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि R² पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। चलो अब आ जाओ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो आपने वो तो देखा ही है, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए निकाला था, क्या किया था उसमें, देखो ये रहा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और ये हो गया Q1 चार्ज, ये R1 डिस्टेंस हो गई इसकी, ये हो गया Q2 चार्ज और ये R2 डिस्टेंस हो गई, और ये मान लो P पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा RP। ठीक है, अब Q1 से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E1, यानी P पॉइंट पर Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा और इसी पॉइंट पर Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो वो आएगा रिजल्टेंट, वो क्या आएगा, वो आएगा E। ये तो डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। अब ये P पॉइंट हो गया, तो Q1 से P की तरफ जो वेक्टर है वो है R1P, बिल्कुल वही डायग्राम है। Q2 से P की तरफ जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है R2P। तो सीधी सी बात है, बस यहाँ केवल Q0 नहीं है, बाकी वही डायग्राम है, और F1 F2 की जगह E1 E2 और E हैं। तो सीधी सी बात है, E1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 Q1/R1P² इंटू R1P कैप। दूसरा E2 की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 Q2/R2P² इंटू R2P कैप। तो टोटल E कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। अब मान लो Q3 होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होता, Q4 होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E4 होता, इसी तरीके से Qn होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड En होगा। तो प्लस En तक हम इसको जोड़ देंगे, और देखो बस वही है, यहाँ पर फोर्स जब निकाला था तो Q1 Q0 Q2 Q0, वहाँ पर Q0 हमने कॉमन ले लिया था। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पहले हमने प्रोसेस करी थी फोर्स वाले में वैसे अब करेंगे। तो E की वैल्यू आ जाएगी आपकी E इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और QI/RIP² इंटू RIP कैप। ठीक है, और अगर आप इसको उसमें लिखना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर में, देखो इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं 1/4, बिल्कुल वही रिजल्ट है, बस यहाँ Q0 था फोर्स में, यहाँ पर 1 है, 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपन यहाँ पर आ जाएगा RIP³ और यहाँ पे RIP वेक्टर। ठीक है, और अगर इसको बिल्कुल पोजीशन वेक्टर में आप लिखना चाहते हो तो पोजीशन वेक्टर में क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, देखो R1P की जो डायरेक्शन है ना वो इधर है, R2P की इधर है, तो ये हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI/RP माइनस RI मॉड होल क्यूब और RP वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, ये 3 फार्मूला आपके बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह ही तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे हमने क्वांटाइजेशन में आपको बताया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है यानी बेसिक क्वांटम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन ये बात केवल ट्रू है तब तक जब तक कि चार्ज स्मॉल अमाउंट में है, हालांकि लार्ज अमाउंट के लिए भी ट्रू होगा, लेकिन लार्ज अमाउंट पर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर हम उसके बेसिक क्वांटम को काउंट करने लगें तो वो इनन्यूमरेबल हो जाते हैं, यानी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इसको गिना नहीं जा सकता।
जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक बोरे के अंदर गेहूं के दाने हैं, 100 किलो गेहूं हैं, तो उसके अंदर गेहूं के दाने उसको काउंट अगर करने बैठेंगे तो शायद बहुत ही लेबोरियस और बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो वहाँ पर उसका वो वक्त हम क्या करते हैं, चार्ज को कंटिन्यूस मान लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब लार्ज अमाउंट में चार्ज हो तो चार्ज को कंटिन्यूसली मान लिया जाता है। देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, the distribution of large amount of charge in a continuous manner is called continuous charge distribution। अब देखो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन की वजह से। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मान लो ये कोई आपका रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर बस सीधी सी बात है, कंटिन्यूस है तो हम बहुत छोटा छोटा चार्ज ले सकते हैं। ये डी क्यू चार्ज है हमारा, और इस डी क्यू से आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस पर जो छोटा सा जो फोर्स लग रहा है डी एफ, वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये लगेगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, अभी सीधी सी बात है, एक डी क्यू यहाँ पर है, ये इतना फोर्स लगा रहा है, एक डी क्यू यहाँ पर होगा वो भी अपना फोर्स लगाएगा, एक डी क्यू यहाँ होगा वो भी इतना फोर्स लगाएगा, सब अपने अपने फोर्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे, फोर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग अलग। तो F इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ, और यहाँ पे लिख देंगे सी सी डी, बिकॉज हमारा जो रीजन है वो कौन सा है, सी सी डी, तो उस पूरे रीजन के लिए करना है हमें। तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप सी सी डी। अब यहाँ बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये एफ़ की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आया हमारा सॉरी यहाँ एक इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे हम सी सी डी, क्योंकि पूरे सी सी डी के रीजन के लिए हम कर रहे हैं। अब हमारा जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो कई तरीके का होता है। जैसे एक होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे उनको। पहला आ जाओ, इन टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला है हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक समझते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी को। लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या है, जैसे मान लो एक लाइन है, वायर है, कोई स्ट्रेट भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट एक लाइन के अलोंग है। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। तो इस लाइन के अलोंग जो चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग ए लाइन इन वन डायमेंशन, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे इसका एक छोटा सा रीज़न ले लिया हमने, इसका छोटा सा एक पार्ट ले लिया, डीएल है मान लो, और इस पूरी लाइन पर क्यू चार्ज है, और इस डीएल जो लाइन हमने ली है इतने में डी क्यू चार्ज है। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आया, दिस दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू ओवर डी एल, और इसका जो यूनिट होगी वो कूलाम पर मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा डी एल। अब फोर्स आपने निकाला था, यहाँ पर देखा था एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, सी सी डी की जगह एल सी डी आ जाएगा, मतलब लाइन चार्ज। तो देखो ये आपका एफ जो आया तुम्हारा, एफ यहाँ पर हमने जो एफ निकाला था उससे हम लिखेंगे एफ सी सी डी, एफ सी सी डी,
यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एल सी डी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन एल सी डी और लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। फिर आ जाते हैं हम सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जैसे मान लो कोई हमारा सरफेस है 2 डायमेंशन कैसा भी, इस पर चार्ज बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए 2 डायमेंशन सरफेस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो कोई एक छोटा सा एरिया हमने इसका ले लिया ds और इस ds में dq चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, ये हो जाएगी dq/ds, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द रीजन ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसे आता है ये, बस बात वही है, वहाँ पर भी देखो यहाँ सिग्मा की वैल्यू dq/ds हो गई, तो dq की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा ds, तो बट dq की वैल्यू पुट कर देनी है, तो FSCD कितना होगा, FSCD इज इक्वल टू 1/4πε0 और सॉरी इंटीग्रेशन SCD, dq था ना, dq की जगह क्या, सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और लास्ट आता है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो आपका मान लो कोई 3 डायमेंशन वॉल्यूम है ना, उसमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका छोटा सा वॉल्यूम हमने ले लिया है dv। अब ये dv वॉल्यूम है, इस dv वॉल्यूम के अंदर dq चार्ज है, बाकी पूरे रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है तुम्हारी, उसको हम रो से डिनोट करेंगे और क्या होगा, dq/dv। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो dv हो जाएगी, तो वैल्यू पुट कर दो, FVCD यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन VCD और dq की जगह रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो FVCD की वैल्यू हो गई। अगर हम मान लो कोई ऐसा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न है जहाँ पर लाइन चार्ज भी है, वॉल्यूम चार्ज भी है, सरफेस चार्ज भी है, तो वहाँ पर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, FCCD इज इक्वल टू FLCD सॉरी प्लस FSCD प्लस FVCD। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो FCCD इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन सॉरी ब्रैकेट, तो पहला आएगा इंटीग्रेशन LCD लेमडा DL अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस इंटीग्रेशन SCD सिग्मा DS अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस इंटीग्रेशन VCD रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक ये तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक होता है जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है द रीजन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज एज वेल एज डिस्क्रीट चार्ज। तो डिस्क्रीट चार्ज का तो फोर्स वही होगा जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में निकाला था। तो देखो FGCD जो होगा वो हो जाएगा FCCD और प्लस F डिस्क्रीट। तो देखो FGCD कितना हो गया, अब F डिस्क्रीट कितना होता है, F डिस्क्रीट तुम्हारा ये मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ, F डिस्क्रीट की जो वैल्यू होती है वो होती है Q0 अपॉन 4πε0
और समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर इंटू आर आई पी कैप, ये होती है। अच्छा यहाँ देखो, हम जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसमें हमसे गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ ये है कि ये जो हमने डी एफ निकाला था ना ये शुरू में, देखो तो ये क्यू नॉट डी क्यू आएगा भाई। कूलम्बियन फोर्स जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 होता है ना, तो क्यू नॉट और डी क्यू, तो ये आएगा तुम्हारा क्यू नॉट डी क्यू, और क्यू नॉट फिर बाहर आ जाएगा, है ना। इस ऐसी तरीके से लाइन चार्ज में भी क्या होगा, हमारा क्यू नॉट यहाँ पर रहेगा, और सरफेस चार्ज में भी आप देखो यहाँ पर क्यू नॉट रहेगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, और वॉल्यूम चार्ज में भी आपका क्यू नॉट रहेगा। तो एफ सी सी डी जो पूरा आएगा ना, यहाँ पर क्यू नॉट कॉमन आएगा। तो देखो हो गया एफ जी सी डी क्यू नॉट अपॉन 4πε0। देखो एफ सी सी डी तो ये है, और एफ डिस्क्रीट ये है, तो क्यू नॉट अपॉन 4πε0 तो इसमें भी कॉमन है। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन एल सी डी लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस इंटीग्रेशन एस सी डी सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस इंटीग्रेशन वी सी डी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप और प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर इंटू आर आई पी कैप, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी तुम्हारी पूरी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज वाला जो टॉपिक है वो तो यहीं ख़त्म हो गया आपका, सही है ना। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स करा के फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ जो फेनोमेना जुड़ा हुआ उसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, ओके।